मूवी के शुरू में हम मेशन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा हुआ अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा था। वो यहाँ पर बताता है कि उसकी जिंदगी की शुरुआत बड़ी ही सिंपल तरीके से हुई थी। उसकी जरूरतें भी आम लोगों की जरूरतों की तरह थी, लेकिन इसके बावजूद उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और इसी के चलते उसने मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उसे स्पेशल फोर्स में डाल दिया गया, और इसी बीच उसकी जेनी नाम की एक लड़की से शादी हो गई, और फिर इसकी वाइफ ने एक बच्चे को जन्म दिया जो एक लड़की थी। अब यहाँ से मेशन की जिंदगी बदलना शुरू हुई, और उसे स्पेशल फोर्स में एक मिशन मिला जिसमें उसे इवान नाम के एक तानाशाह की सांसों को छीन करके उसे मौत की वादियों में पहुंचाना था। जब ये लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठ कर के अपने मिशन के लिए रवाना हुए, तभी अचानक से किसी ने इनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से स्पेशल फोर्स के सारे सोल्जर्स मारे गए। लेकिन किसी तरह से मेशन जिंदा बच गया, और तब से उसने फैसला किया कि वो स्पेशल फोर्स को छोड़ देगा। लेकिन जब वो ठीक होकर के वापस आया तो बगैर अपनी डिग्री को कंप्लीट किए वो एक लॉयर बन गया, और तब से वो अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहा है। अब हम प्रेजेंट में मेशन को देखते हैं जो अपनी बेटी कैसी को लेकर के स्कूल जा रहा था। तब रास्ते में कैसी उसे बताती है कि एक लड़का उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। ये सुनकर के मेशन उसे कहता है कि अगर वो अगली बार तुम्हें परेशान करे तो उसके मुंह पर सन्नी देओल की तरह एक जबरदस्त पंच मार देना। फिर जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से होती है। दरअसल सेबेस्टियन एक सीडीआई कंपनी चलाता है जो लोगों को सिक्योरिटी दिया करती है, और वो मेशन के बारे में भी जानता है कि पहले ये स्पेशल फोर्स में हुआ करता था। यहाँ पर सेबेस्टियन मेसन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ऑफर है जिसमें तुम एक जर्नलिस्ट का बॉडीगार्ड बनना है। वो जर्नलिस्ट एक इवान नाम के तानाशाह का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही है जो जल्दी ही एक प्रेसिडेंट बनने वाला है। इवान का नाम सुनते ही मेशन को खतरनाक गुस्सा आ जाता है, और सेबेस्टियन से कहता है कि उस हरामजादे का नाम मेरे सामने मत लो। यहाँ पर मेशन को लगता है कि इवान ने ही उनके हेलीकॉप्टर पर हमला करवाया था, जिसकी वजह से उसके सारे साथी मारे गए। इसलिए मेशन सेबेस्टियन के इस ऑफर को ठुकरा देता है। लेकिन जब सेबेस्टियन उसे बहुत सारे पैसे देने का लालच देता है तो मेशन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ से मेशन जब रात को अपने घर जाता है तब उसकी वाइफ उसे बताती है कि आज कैसी ने स्कूल में एक लड़के को पंच मार दिया। पता नहीं उसको इसका आइडिया किसने दिया था, लेकिन मेशन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। यहाँ पर मेशन अपनी वाइफ को बताता है कि वो एक काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है जिसमें उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर जो काम कर रहे हो वही ठीक है। लेकिन मेशन उसकी बात को नहीं सुनता और जर्नलिस्ट क्लेरी के पास पहुँच जाता है। अब ये दोनों एक प्राइवेट जेट में जाकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पर क्लेरी उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर वक्त उसके साथ रहना है। तभी इनका प्राइवेट जेट एक जगह पर लैंड करता है, और यहीं पर हम उस खतरनाक तानाशाह इवान को देखते हैं जो क्लेरी का वेलकम उसको गंदी नजरों से देखते हुए उसके हाथों को चूमते हुए करता है। उधर इवान के आदमी मेशन की तलाशी लेने के बाद उसे गाड़ी में बैठा देते हैं। अब इस गाड़ी में इवान, मेशन और क्लेरी तीनों बैठे हुए थे। यहाँ पर इवान मेशन के बारे में उसकी पूरी कहानी बता देता है, जिसे सुनकर के मेशन भी थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन में सोचता है कि साले ने मेरे बारे में पहले ही रिसर्च कर रखा है। अब ये लोग जब आगे बढ़ने लगते हैं और एक पुल पर पहुँचते हैं तभी अचानक से इनके आगे वाली गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हुए थे। तभी इनकी गाड़ी पर चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। मेशन जब इस चीज को देखता है तो अलर्ट हो जाता है और खुद ही गाड़ी को ड्राइव करने लग जाता है, और एक एक करके रेवल्स की सारी गाड़ियों को रोनता चला जाता है। अब वो अपनी गन लेकर के बाहर निकलता है और रेवल्स के आदमियों पर मौत बनकर के टूट पड़ता है। जब वो देखता है कि सारे लोग दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं तब वो सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ी के पास जाता है और सारे हथियारों को बाहर निकालता है। ये देख कर के इवान उसे कहता है कि हमें वापस गाँव जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर मुझ पर हमला किया है, तो ये मेरे गाँव जाकर के मेरे आदमियों पर भी हमला जरूर करेंगे। यहाँ पर मेशन उसे कहता है कि मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुझे बचाता फिरूं, मैं सिर्फ क्लेरी का बॉडीगार्ड बनकर के आया हूँ। इतना कहने के बाद मेशन क्लेरी को लेकर के जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर तक चलने के बाद ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर यहाँ से मेशन सेबेस्टियन को कॉल करता है और इस हमले के बारे में बताता है। तब सेबेस्टियन कहता है कि मेरे पास तुम्हारी लोकेशन है, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए एक चॉपर भेजने वाला हूँ। तभी यहाँ पर इवान आ जाता है और मेशन के पास फोन देख कर के कहता है कि मुझे भी एक फोन करना है, लेकिन मेशन उसे कहता है कि मैं तुम्हें फोन नहीं दे सकता। ये सुनकर के इवान कहता है कि साले तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तुझ पर जासूस होने का आरोप लगा कर के तुझे सलाखों के पीछे पहुँचा सकता हूँ। ये सुनकर के मेशन अपनी गन निकाल कर के उस पर तान देता है और उसे कहता है कि साले तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, साले मुझ पर दादागिरी करने की कोशिश मत करना वरना एक ही झटके में दूसरी दुनिया में पहुँचा दूंगा। तभी क्लेरी बीच में आकर के खड़ी हो जाती है और मेशन को फोन देने के
लिए कहती है। तब वो इवान को फोन दे देता है। अब इवान जॉर्ज नाम के एक आदमी को फोन करता है जो इवान की आवाज को सुनकर के चौंक जाता है। दरअसल इवान ने जानबूझकर के उसे फोन किया था ताकि उसे पता चल जाए कि वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉर्ज ही वो मास्टरमाइंड है जो इवान को मरवाना चाहता है। इस चीज को सुनकर के क्लेरी भी चौंक जाती है कि इवान का नेफ्यू ही उसे मरवाना चाहता है। यहाँ पर वो मेशन से मदद मांगते हुए कहता है कि मेरे लोगों की जान खतरे में है, लेकिन मेशन उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। जब ये यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो क्लेरी उसे फोर्स करती है कि तुम्हें इवान की मदद करनी चाहिए, लेकिन मेशन क्लेरी को भी मना कर देता है। तभी यहाँ पर मेशन एक चोपर को देखता है और सोचता है कि शायद इस चोपर को सेबेस्टिन ने भेजा है। तभी उस चोपर में से हथियारों को लेकर के दो आदमी बाहर निकलते हैं और वो चोपर वापस हवा में उड़ जाता है। यहाँ पर मेशन समझ जाता है कि अब जल्दी ही उन पर हमला होने वाला है। ये देखकर के वो क्लेरी को लेकर के भागने लगता है। तभी वो लोग इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं और चोपर में से भी इन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। तभी मेशन अपनी स्नाइपर राइफल को बाहर निकालता है और उस चोपर पर निशाना लगाने लगता है। इधर क्लेरी अपने मोबाइल में इस चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। अब मेशन सीधा पायलट पर निशाना लगाता है और उसके भेजे में गोली मारता है। पायलट के मरते ही चोपर क्रैश हो जाता है और ये फिर से भागना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक भागने के बाद क्लेरी अचानक से रुक जाती है और देखती है कि वो बहुत दूर आ चुकी है और मेशन उसके आसपास नहीं है। अब वो जोर जोर से मेशन को आवाज लगाने लगती है। तभी रेवल्स उसकी आवाज को सुनकर के उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर के क्लेरी एक पेड़ के पीछे जाकर के छुप जाती है। तभी हम एक रेबल को देखते हैं जो क्लेरी के पास पहुंचकर उसे मारने ही वाला था। तभी यहाँ पर मेशन आ जाता है और उसका काम तमाम कर देता है। क्लेरी भी मेशन के इन कारनामों को बड़े ही गौर से देख रही थी। तभी यहाँ पर एक और रेबल्स आ जाता है और मेशन के सर पर वार करके उन पर गन पॉइंट कर देता है। अब वो इन्हें गोली मारता इससे पहले ही इवान आकर के उसे मौत के घाट उतार देता है। अब ये तीनों यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ उस क्रैश हुए चोपर के पास पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आकर के रुकती है और उसमें से कर्नल जेन बाहर निकलता है और जॉर्ज पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमसे एक आदमी नहीं मारा गया। ये कहकर के वो जॉर्ज के एक आदमी के भेजे में गोली मार देता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस हरामजादे का काम तमाम होना चाहिए, वरना मेरी गोली होगी और तेरा भेजा। उधर इवान उन दोनों को लेकर के गांव में पहुंच जाता है जहां के लोग इनको देखकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब ये लोग कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाले थे। फिर थोड़ी ही देर में इवान इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्लेरी उसका इंटरव्यू लेते हुए सवाल पूछती है कि कौन बनेगा करोड़पति का पहला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ये लोग आपको क्यों मारना चाहते हैं। तब इवान उसे बताता है कि पुलडोनिया की जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है जिसे कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हासिल करना चाहती है। अगर वो चीजें उनके हाथ लग गई तो वो ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करेंगे जिससे पूरी दुनिया का कबाड़ा हो सकता है। और उन लोगों ने उस जमीन को हासिल करने के लिए वहाँ के लोगों को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ी रकम मुझे भी रिश्वत के तौर पर देना चाहते थे, लेकिन मैं लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकता था। इन सारी बातों को सुनने के बाद मेशन समझ जाता है कि इवान बुरा आदमी नहीं है। अब मेशन क्लेरी से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी इवान कहता है कि पहले सेबेस्टिन से पूछो कि उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा था। जब मेशन उसे कॉल करता है तो सेबेस्टिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें क्लेरी का बॉडीगार्ड इसलिए बनाया ताकि तुम इवान को मार सको। ये सुनने के बाद मेशन फोन को कट कर देता है। तभी यहाँ पर कर्नल जेन अपने आदमियों को लेकर के आ जाता है और एक एक करके गाँव के लोगों को मारना शुरू कर देता है। तभी इवान इस चीज को देख कर के जेन के सामने जाने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बेगुनाह लोग मारे जाए। इधर क्लेरी इस चीज को देख कर के मेशन से कहती है कि तुम्हें ही कुछ करना होगा। ये सुनकर के मेशन क्लेरी को एक घोड़े पर बैठा देता है और खुद दूसरा घोड़ा लेकर के इवान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर वो उसे भी घोड़े पर बैठाता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ क्लेरी घोड़े से नीचे गिर जाती है और जेन और उसके आदमी आकर के उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मेशन सोचता है कि वो जेन और उसके इतने सारे आदमियों का अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसके लिए उन्हें एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए मेशन अपने एक दोस्त लाउटो को एक चर्च में बुलाता है जो इस काम में उसकी मदद करने वाला था। फिर अगले दिन लाउटो जेन को एक गाँव में बुलाता है और जब मेशन उसके सामने जाता है तो ये दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। अब जेन के आदमी क्लेर को लाकर के उसके सर पर भी गन लगा देते हैं। फिर जेन मेशन से कहता है कि अगर तुमने इवान को हमारे हवाले नहीं किया तो सबसे पहले मैं इस लड़की को मौत के घाट उतारूंगा और उसके बाद तू भी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ये सुनकर के मेशन इवान को आवाज लगाता है। तभी इवान सामने आता है और उसके साथ पूरे गांव के लोग भी आ जाते हैं जो जेन और उसके लोगों पर हमला कर देते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर के ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। अब इवान इन्हें गुफा में ले जाता है और कहता है कि ये रास्ता सीधा मेरे पैलेस के अंदर जाता है। फिर थोड़ी ही देर में ये इवान के पैलेस में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये जॉर्ज के चेम्बर में जाते हैं वो इन्हें देख कर के घबरा जाता है।
यहाँ पर इवान जॉर्ज से कहता है कि जैन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनने के बाद जॉर्ज भी उसकी बात मान जाता है। तभी यहाँ का जनरल आ जाता है और वो इवान को देखते ही उस पर गोली चला देता है। उधर मेशन क्लेरी को बचाने की कोशिश करता है। इधर इवान अपनी गन निकालता है और उस जनरल का काम तमाम कर देता है। तब मेशन को पता चलता है कि इवान ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था। तभी ये लोग देखते हैं कि जॉर्ज को भी गोली लगी है और वो जैसे ही नीचे गिरने लगता है तभी इवान उसे संभालता है, पर वो इवान की गोद में ही दम तोड़ देता है। तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारे बुल्डोनियन सोल्जर्स आ जाते हैं और वो सारे इवान को अपने निशाने पर ले लेते हैं। ये देखकर के इवान उनको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारा असली दुश्मन कर्नल जेन है। तभी हम कर्नल जेन के आदमियों को देखते हैं जो धीरे धीरे करके इस पैलेस के अंदर आने लगते हैं। अब वो यहाँ पर आकर के गोलियां चलाते इससे पहले ही बुल्डोनियन सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर मेशन भी कर्नल जेन के आदमियों पर मौत बनकर के टूट पड़ता है और एक एक करके उनको मौत के घाट उतारता जा रहा था। इधर क्लेरी मेशन की इन सारी चीजों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती जा रही थी। काफी देर तक इनके बीच में गोलियां चलती रहती है। तभी मेशन क्लेरी और इवान से कहता है कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो। अब ये जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तभी जेन मेशन पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक इनके बीच में घमासान लड़ाई चलती रहती है। यहाँ पर जेन मेशन से कहता है कि तेरे उस हेलीकॉप्टर पर मैंने हमला करवाया था जिसमें तेरे सारे साथी तो मारे गए लेकिन साले तू जिंदा बच गया, लेकिन बेटा अब नहीं बचेगा। यहाँ पर मेशन को समझ में आता है कि वो बेकार ही इवान को दुश्मन समझ रहा था, बल्कि असली दुश्मन तो ये हरामजादा है। अब जैसे ही जेन मेशन के गले में चाकू घुसाने लगता है तभी क्लेरी आकर के जेन पर एक वार कर देती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रेबल्स की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो इन पर अंधाधुंध गोलियां भी चला रहे थे। अब यहाँ पर मेशन एक मशीन गन उठाता है और रेबल्स पर गोलियों की भारी बरसात कर देता है। इस चीज को देख कर के इवान और क्लेरी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर भी क्लेरी मेशन के इस कारनामे को रिकॉर्ड कर रही थी। तभी ये देखते हैं कि बहुत सारे सोल्जर्स इनकी मदद करने के लिए पहुंच चुके हैं और ये सारे मिलकर के रेबल्स का सफाया कर देते हैं। अब क्लेरी अपनी मोबाइल की उन सारी रिकॉर्डिंग को ब्रॉडकास्ट करवा देती है जिससे लोगों को मेशन की बहादुरी और उनके असली दुश्मन के बारे में पता चल जाता है। इस चीज को देखने के बाद सारी दुनिया से बुल्डोनिया के लिए मदद आना शुरू हो जाती है और इवान को यहाँ का नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। फिर इवान स्पीच देते हुए मेशन की बहादुरी के बारे में बताता है। उधर जेनी भी मेशन की बहादुरी को सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ से मेशन अपने घर पर जाता है और अपनी बेटी और वाइफ से मिलता है। वो इसे देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मेशन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज इवान ने भेजा था। जब मेशन उस मैसेज को पढ़ता है तो लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए गिफ्ट है और वो गिफ्ट ये था कि इवान ने मेशन की बहादुरी के लिए उसे $5 मिलियन दिए थे, जिसे देखकर के मेशन बहुत खुश हो जाता है और अपनी वाइफ और बेटी से कहता है कि अब हमारा वेकेशन पर चलने का टाइम आ गया है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी फ्रीलांस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।